Good morning, students. Welcome to all in your SST class. Dear students, as you know, we are studying the topics agriculture, and in chapter agriculture, we are studying about the major crops which are produced in our country. We have studied about the major food grains crops and non-food grains crops. Today we are going to study about the topic of non-food crops. Non-food crops means the crops which do not provide us grains but provide us the raw materials for the industrial use, and with the help of these products in industries many products are manufactured. So now we are going to start this topic. So the first non-food crops is rubber. जैसा कि आपको मैंने बताया है कि आपको एक ट्रिक डेवलप करके पढ़ना है। जो जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई एनसीईआरटी को हमको बेस बना करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि बोर्ड में मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन आपसे छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लिया है तो डेफिनेटली आप 90+ मार्क्स पाएंगे। तो चलिए अब हम रबर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। आपको पता है कि इक्वेटर, मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर क्या होता है। पिछली वीडियोज में आपको मैंने करके दिखाया था उसको कि कैसे हम, जैसे कि आपका ये ग्लोब है, सपोज करिए, थोड़ा सर्कल अच्छे से नहीं बन पाया है, और ये जो पार्ट होता है इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इसके आसपास, इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि ऐसा एरियाज इक्वेटर पे हमको क्या मिलती है, ज़्यादा गर्मी मिलती है, ज़्यादा रेनफॉल मिलती है। तो इंडिया का लोकेशन लगभग यहाँ है। तो ये जो इंडिया का पार्ट बनता है इतना, यानी केरला का, तमिलनाडु का, कर्नाटका का, आंध्रा का, ये जो पार्ट है यहाँ पर ज़्यादातर ये रबर की क्रॉप पैदा की जाती है। बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज मीन्स द एरियाज विच आर नियर द इक्वेटर। सब ट्रॉपिकल एरियाज मीन्स द एरियाज विच आर नियर द ट्रॉपिकल एरियाज। मीन्स बोथ एरियाज आर नियर द इक्वेटर बट द ट्रॉपिकल इज मोर नियर देन द सब ट्रॉपिकल एरियाज. It requires moist and humid climate. Moist and humid climate is the characteristic of the equatorial regions. जो आपका भूमध्य रेखा के आसपास का एरियाज होता है वहाँ पे ह्यूमिड और मॉइस्ट क्लाइमेट पाया जाता है विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर. मैंने पहले ही बताया आपको कि ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, तो जो इक्वेटर के पास की एरिया है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. कुछ और एरियाज ऐसे हो सकते हैं जैसे भारत का नॉर्थ ईस्ट एरियाज है, तो वहाँ पर भी बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन जो मॉइस्चर और जो टेम्परेचर की रिक्वायर होती है, टेम्परेचर एबव 25 सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर भी यही कंडीशंस पाई जाती हैं. तो इसलिए अंडर स्पेशल कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पर भी मानसून काफ़ी समय तक रहता है और बारिश होती है. तो हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा. एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा, रबर क्या है. रबर इज अ नॉन फूड क्रॉप्स. इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, मीन्स इट कैन बी प्रोड्यूस इनटू द ट्रॉपिकल as well as into the subtropical areas. For the production of this crop, moist and humid climate are required with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 centigrade.
ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, इस तरीके से आप लिखेंगे तो। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर पूछा जाता है इम्पोर्टेंस, सपोज दैट द बोर्ड आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉन फूड क्रॉप्स, तो एक कॉमन हो जाएगा कि नॉन फूड क्रॉप्स प्रोवाइड अस द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल यूज एंड विद द हेल्प ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स द इंडस्ट्री प्रोड्यूस very valuable product for us for our daily use. Rubber is an important industrial raw material. It is mainly growth in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Island and Garo Hills of Meghalaya. मैंने आपको अभी भी ये ट्रिक बताई थी कि जब आप एक चीज़ पढ़ लेंगे तो एरियाज आप अपने आप लिख पाएंगे। आपको बताया गया कि इक्वेटर के आसपास होता है, तो आपको पता है कि जो इंडिया का लोकेशन है, जो लैटिट्यूडनल स्टैंड है इंडिया का, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, वो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट है। यानी यहाँ पे लोकेशन स्टार्ट होती है, तो नियर इक्वेटर के जो नियर में है वो हमारा केरला पड़ता है, कर्नाटका पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इक्वेटेरियल क्रॉप है, वहाँ भी लिख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसके अनुकूल क्लाइमेट पाई जाती है, तो आप नॉर्थ ईस्ट का पार्ट भी इंडिया का लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, फाइबर क्रॉप्स। द बोर्ड में भी आस्क द क्वेश्चंस, नेम द 2 फाइबर क्रॉप, योर आंसर विल बी कॉटन एंड जूट। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि आपको 2 फाइबर क्रॉप के नाम लिखने हैं, तो क्या होगा आपका कॉटन एंड जूट। एनसीईआरटी को आपको छोड़ना नहीं, एनसीईआरटी को बेस बना करके आपको पढ़ाई करनी है। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। 4 क्रॉप है, अगर 4 पूछता है तो चारों का नाम लिखना होगा आपको। नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया। हेम्प एक प्रकार से एक ऐसी क्रॉप है जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए तो सारी नॉन फूड क्रॉप्स यूज होती हैं। ये ऐसी है जो पहले पैदा होती थी ज़्यादा, पर इस समय वेस्ट बंगाल वगैरह की एरिया में पैदा होती है, यहाँ पे नहीं होती। हेम्प का मतलब एक प्रकार से जिसको आप लोग गाँव में देखते होंगे, जो चारपाई वगैरह पे बुनाई की जाती है, जिससे गांव में एक पेटुआ शब्द आता था, पहले पैदा किया जाता था, उस प्रकार की होती है हेम्प एक प्रकार से। एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। द फर्स्ट 3 आर derived from the crops grown in the soil. First 3 means cotton. First 3 means cotton, jute and hemp. First 3 means cotton, jute and hemp. Are 3 are derived from the crops grown in the soil. ये मतलब मिट्टी में पैदा की जाती हैं, जैसे अदर क्रॉप्स पैदा की जाती हैं। सबको पता होगा कि खेत की जुताई की जाती है और उसमें बुआई की जाती है। द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वार्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मॉलबेरी। मॉलबेरी मतलब एक सहतूत, आपने पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में आपने ये सब चीज़ें पढ़ा होगा। द फर्स्ट 3, तो पहली तो 3 जो क्या है सॉइल से पैदा की जाती है। एक नया क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पूछ सकता है, नेम द फाइबर क्रॉप्स which is not produced or grown in the soil. What will be your answer? Your answer will be natural silk. तो अब पूछेगा कि how the natural silk are produced in India, then your answer will be the natural silk is obtained from, यहाँ से आपको आंसर जोड़ना है, द नेचुरल सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वार्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मालवेरी। ओके, रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरी कल्चर। बोर्ड में भी आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द सेरी कल्चर, देन योर आंसर विल बी रेयरिंग ऑफ द सिल्क वार्म। देखिए, पढ़ते समय आपको क्वेश्चन बनाते हुए आना चाहिए, आप क्वेश्चन से सोचते चलिए कैसे कैसे बनाया जाता है, बोर्ड कैसे पूछ सकता है। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरी कल्चर। इतने सारे क्वेश्चंस आपने इसमें देख लिया। अब नेक्स्ट क्रॉप है आपकी कॉटन। फाइबर क्रॉप्स का एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, तब एक क्रॉप ऑफ कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल
सिल्क, तो कुछ एक आध को पढ़ना है, सारे को आपको नहीं पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन था आपका। अब कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, सॉरी, इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। मीन्स ऐसा माना जाता है कि जो कॉटन की उत्पत्ति हुई, जो कॉटन पैदा हुआ, उसका जो जन्मदाता है जो इंडिया ही है, यानी इंडिया से ही कॉटन पैदा हुआ और विश्व के बहुत सारे देशों में ये फसल यहाँ से गई। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो कॉटन होता है वो किसके लिए है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कॉटन के कपड़े बनाते हैं वहाँ पे कॉटन जो होता है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। इन 2016 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉयल ऑफ द डेक्कन प्लेटूज। अब देखिए, इससे आप ट्रिक डेवलप किया करिए कि एक चीज़ याद किया करिए कि जो कॉटन होती है वो कहाँ पे, किस सॉयल में मिलती है? ब्लैक सॉयल में। अब आपको पता होना चाहिए ब्लैक सॉयल कहाँ कहाँ पे इंडिया में पैदा होती है। तो मोस्टली जो ब्लैक सॉयल पाई जाती है वो डेक्कन प्लेटूज बता रहा है, तो डेक्कन प्लेटूज भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। जो इंडिया का जब आप मैप देखेंगे, इंडिया का जो मैप देखते हैं आप, तो ये जो पार्ट बनता है इंडिया का जा कर के, ये मोस्टली ये जो एरियाज बनती हैं, ये एरियाज ये डेक्कन प्लेटूज हैं। सब नीचे वाला पार्ट पूरा पूरा डेक्कन प्लेटूज के नाम से जाना जाता है। तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, और आवश्य भी पता आपको ब्लैक सॉइल जो होती है वो उसके लिए महाराष्ट्र और गुजरात बहुत फेमस है। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री मतलब कोहरे वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पे कोहरे वगैरह नहीं पड़ते हैं। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मेच्योर। अब पूछेगा कॉटन कैसी क्रॉप है, तो पहले आपने पढ़ा था कॉटन एक क्या है? खरीफ क्रॉप है। कॉटन कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीजन क्या है उसका, तो खरीफ क्रॉप है। स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। जब आप मैप पे जानते रहेंगे डेक्कन प्लेटूज कहाँ पे है तो उसमें से आप लिख पाएंगे। जो मोस्टली एरियाज है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये मोस्टली एरियाज हैं। उत्तर प्रदेश वगैरह में भी ये पैदा होती है। कॉटन के बारे में जितना एनसीईआरटी में दिया है उससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है बोर्ड, उससे उतने में ही से आएगा क्वेश्चन आपका। यानी अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, रिक्वायरमेंट पढ़ लिया है, तो पूछ देगा कि राइट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। तो आपको ये लिखना है कि ड्रायर एरियाज होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज मिलने चाहिए, ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। ऐसे ही आपको आंसर बना बना करके लिख देने हैं। नेक्स्ट आपका जो क्रॉप है वो है जूट, यानी दो क्रॉप आपको पढ़नी थी, एक पढ़नी थी कॉटन और एक है जूट। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है कि विच क्रॉप नोन एज द गोल्डन फाइबर्स। तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर विल बी द jute is the crop which is known as the golden fiber. Jute grows well on well drained fertile soil. अब रिक्वायरमेंट चल रहा है ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन। वेल ड्रेन का मतलब होता है कि जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जहाँ पे पानी बहुत समय तक रुक ना रहा हो, जल की निकासी की अच्छी व्यवस्था, पानी निकल जा रहा हो। ऐसा मोस्टली कहाँ पे होता है? ऐसा मोस्टली एरियाज में होता है जो कि कोस्टल एरियाज होती हैं। जूट के लिए वैसे भी आपको पता वेस्ट बंगाल जो है वो बहुत फेमस है। बांग्लादेश के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, यानी इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट आफ्टर बांग्लादेश। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स। फ्लड आप जानते हैं बाढ़ से बहुत त्रस्त रहता है वेस्ट बंगाल, और जो बिहार है इस समय भी चल रहा है बिहार में बाढ़ का प्रकोप। वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, जो क्योंकि बाढ़ आती है तो उसके कुछ प्रॉफिट्स भी होते हैं, जो सॉइल होती हैं वो रिन्यूड हो जाती हैं यानी नई हो जाती हैं। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ।
जब ये बढ़ रहा होता है, जब इसका ग्रोथ पीरियड होता है, तो उस समय टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, क्या क्या की यूज किया जाता है? तो गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टफैक्ट्स। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट हाई पड़ती है तो सिंथेटिक फाइबर की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। सिंथेटिक फाइबर आप देखते हैं कि मतलब जो नेचुरली अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली नहीं माना जाता है सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह को, तो लेकिन वो सस्ते पड़ते हैं। प्लास्टिक वगैरह की प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको जूट का बना हुआ बैग और एक आपको सिंथेटिक फाइबर का मिला हुआ मिल जाएगा, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस आएगा प्राइस में। तो ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, पार्टिकुलरली द नायलॉन। नायलॉन आपको पता होगा कि सिंथेटिक फाइबर है। तो जैसे जैसे सिंथेटिक फाइबर्स के प्रोडक्ट मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो चीपर होते हैं, तो इसीलिए जो मार्केट है इसकी कम होती जा रही है। पूछ लेगा कि राइट द मेजर प्रॉब्लम्स फॉर द जूट प्रोड्यूसर्स, तो आपको लिखना होगा कि जूट प्रोड्यूसर्स आर फेसिंग the problems of the high cost. Due to its high cost, the demand of the jute products in the market are losing day by day, and the peoples are choosing the synthetic fibers instead of jute materials. अभी आपके प्रोडक्ट्स का हो गया, आपने क्रॉप्स पढ़ लिया, नॉन फूड क्रॉप्स। एक तो इंट्रोडक्शन था और 2 मेजर क्रॉप आपको पढ़नी थी, कॉटन एंड जूट। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसमें बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे तो आपने देखा था प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस, जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपने पढ़ा था, उसमें आपने 3 पॉइंट्स पढ़े थे मेजर रूप से। एक पढ़ा था आपने प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक पढ़ा था आपने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और एक पढ़ा था आपने कॉमर्शियल फार्मिंग। तो प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो आपने पढ़ा था, उस समय तक जो इंडिया में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट थे वो देखने को नहीं मिल रहे थे। उसमें आपने पता था कि लोग प्राइमरी टूल्स की हेल्प से करते थे, जैसे हाव दाव और डिगिंग स्टिक्स की हेल्प से करते थे, फैमिली मेम्बर्स करते थे। मोस्टली दे वेयर डिपेंडेंट ऑन द मानसून, वो मानसून पे डिपेंड थे। मीन्स they have not developed the irrigation systems, but as the time passes, लेकिन जैसे जैसे समय पास होता गया, the many institutional and the technological reforms came into the area of the agriculture, into the field of the agriculture। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार देखने को मिले। तो आपको जब स्टार्ट करना है तो आपको लिखना है कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज, सो its economy is mostly dependent on agriculture, and it is also contributing to providing the employment. But the earlier the production in agriculture was not good due to lack of the technological and the institutional reforms. The government have noticed it and they have tried to improve the production of the agriculture। अब आप यहाँ से इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्म आपको लिखने हैं, क्या क्या लिखने हैं। पॉपुलेशन वगैरह मैंने आपको पहले बताया, तो वो तो नीड है कि क्यों ज़रूरत है रिफॉर्म की, क्यों एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। अब आपको यहाँ से देखना टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो क्या क्या हुए हैं, बस यही पॉइंट आपको लिखना है। कलेक्टिविजेशंस, कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, वेयर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग। अब एक कलेक्टिविजेशंस क्या है? कलेक्टिविजेशंस मतलब होता है सामूहिक खेती को बढ़ावा देना। कंसोलिडेशंस क्या है? कंसोलिडेशंस हाफ होल्डिंग, ज़मीनों का एक मालिकाना हक लोगों को मिलता चला गया। कॉपरेशन एंड एबॉलिशन, जमींदारी प्रथा ख़त्म की गई। तो इससे जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार देखने को मिले। खेतों पे लोगों का अधिकार हो गया, तो उन्होंने अपने खेतों पे ज़्यादा समय तक काम किया, क्योंकि उनको लगता था कि अब वो
अपने खेतों के मालिक खुद हैं। पहले ज़मींदार होते थे तो क्या है कि किसान बहुत जी लगा के खेतों में काम नहीं करता था, क्योंकि उसे पता होता था कि अगर वो बहुत ज़्यादा काम करेगा नेक्स्ट ईयर यही जो खेत उसने बनाया है, जो फील्ड बनाई है, किसी और को दे दी जाएगी, क्योंकि फिक्स तो रहता नहीं था। वी आर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स केम इन इंडिया in agriculture sector after independence, so you have to write the answers. The collectivizations, consolidations of the holding corporation and abolition of the zamindari are the major institutional reforms which came in India after independence. Next, land reform was the main focus. लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि जैसे ज़मीन उबड़ खाबड़ है उसको समतल किया जाए। आप लोग देखते होंगे मनरेगा नरेगा में इसके तहत बहुत सारे काम कराए जाते हैं। लैंड रिफॉर्म्स फॉर द मेन फोकस ऑन आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो लैंड्स की उसकी रिफॉर्म किया जाए, यानी कहने का मतलब होता है उसको मोर फर्टाइल बनाया जाए। कैसे बनाया जाए उसके बारे में गवर्नमेंट ने ज़्यादा विचार किया और फिर अपने जो भी उसके अंदर आइडियाज़ थे उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। लेट टू fragmentations of the land holdings, necessitating consolidations of holdings. The law of land reforms were enacted but the implementations was lacking। यानी जो रिफॉर्म के जो आइडियाज़ बनाए गए, जो लॉ बनाए गए वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनका इम्प्लीमेशंस में कमी आ गई। The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960 and 1970s। 1960 और 70s के दौर में आपको पता 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था। The green revolution based on the use of package technology and the white revolution operation flood was related with the production of the milk। यानी दो चीज़ों पे मेनली फोकस किया गया। इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्रीज है तो दोनों को ही डेवलप किया गया। एक तो यहाँ पे डेवलप किया गया कि एग्रीकल्चर कैसे की जाए, और दूसरा पशुपालन को बढ़ावा दिया गया कि कैसे कैसे हम उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। यानी किसी एरियाज में इनका डेवलपमेंट हो पाया, कुछ लिमिटेड एरियाज में ये काम कर पाई। विच इंक्लूडेड बोथ इंडस्ट्रियल एंड द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। अब वो बता रहा है कि क्या क्या था इसमें। बाद में क्रॉप इंश्योरेंस किया जाने लगा। क्रॉप इंश्योरेंस आपको पता होगा जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है वैसे ही क्रॉप इंश्योरेंस होता है। मीन्स अगर आपकी क्रॉप फेल हो जाती है तो आपको पैसा मिल जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे गवर्नमेंट जो है राहत के तौर पे अकाउंट में पैसे देती है फार्मर्स के अगेंस्ट ड्रॉप। यानी अगर सूखा पड़ जाता है, फ्लड, साइक्लोन, फायर, आग लग जाती है, कोई डिजीज लग जाती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक बनाए गए किसके डेवलपमेंट के लिए? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। और रियरिंग ऑफ एनिमल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वेयर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। ये आपके जो डायरेक्शंस हैं, ये जो पॉइंट है, ये हाईलाइट करना है आपको। यही सब जो आपके हैं टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल्स रिफॉर्म्स हैं, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट आपका है क्रॉप इंश्योरेंस से आपको देखना है कि कहाँ पे वो पॉइंट है। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन्स, फायर्स, डिजीज, इस्टेब्लिशमेंट बैंक प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़। अब बैंक कैसे लोन प्रोवाइड करता है उसका प्रोसीजर आगे बताया गया। किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा नेम, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। पूछ लेगा कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स which schemes were introduced by the government in 1980s and 90s। 1980 और 90s के दौर में, 80s का मतलब होता है 1980 to 1989, 80s का मतलब एक दशक। by the government of India
फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। मोरेवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, आप देखते होंगे कि आपके सभी के यहाँ पे टेलीविजन से वहाँ पे वेदर बुलेटिन्स आते हैं, इस मौसम का समाचार। एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम आते हैं कि कैसे वो अपनी उन्नतशील कृषि कैसे कर सकते हैं, हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चर, देयर प्रोडक्शंस। द रेडियो एंड टेलीविजन्स, द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको कहते हैं आपको पता है, MSP इसी को बोलते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इनकरेज करती है फार्मर्स को कि आप प्रोडक्शन करिए, चाहे जितना भी प्रोडक्शन हो जाएगा हम उसको इस मिनिमम रेट पे, गवर्नमेंट यानी एक सिक्योरिटी देती है। बाय द मिनिमम सपोर्ट प्राइस द गवर्नमेंट गिव्स द सिक्योरिटी to the farmers that the government will pay at least the fixed amount of the specific crops, either their production are very high or low। अगर लो होता है ये तो मिनिमम है। if the requirement demand is high then the government will pay more। एक मिनिमम बता देती है कि हम कम से कम इतना मिलेगा। इससे क्या आती है, सिक्योरिटी आ जाती है। आदमी सोचता है कि मैं अगर प्रोडक्शन करता हूँ तो मिनिमम मुझको इतना पैसा मिल जाएगा। रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलर्स एंड द मिडिलमैन, यानी एक रूल्स बनाए गए जिससे दलालों से, जमाखोरों से बचा जा सके। दलाल जमाखोर का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक में लोग इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लेंगे। जैसे प्याज है, सपोज करिए पूरी जितनी प्याज का प्रोडक्शन है, कोई एक जो बड़ा रिच बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो सारी प्याज को खरीद ले तो मार्केट में कहीं प्याज रह नहीं जाएंगी। अब वो जैसे जिस रेट पे बेचना चाहेगा उस रेट पे बेचेगा। तो गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस ला रही है कि कोई जमाखोरी ना कर पाए, यानी आवश्यकता से ज़्यादा कोई स्टोर ना करे। गवर्नमेंट खुद स्टोर करती है और सस्ते से सस्ते दाम पे प्रोवाइड करती है, सब्सिडी वगैरह दे करके। अब दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे भूदान और ग्रामदान के बारे में, और अगले टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगी कि अगले यानी नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मीन्स जो हम लोग अब थर्सडे को और सैटरडे को 2 क्लास लेंगे, उसमें ये चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, यानी इसी वीक में हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे और फिर ट्यूसडे को आपको इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। तो आप अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करिए, मेहनत करिए। फ्यूचर में आप पूरे चैप्टर को इस पे पढ़ सकते हैं आगे पीछे कर करके, कि आपको मैं PDF प्रोवाइड कर ही दिया हूँ बुक का, यानी चैप्टर का जो PDF है वो प्रोवाइड कर दिया गया है आपको। अब आप अपने चैप्टर को अपने से रिवीजन करिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम है उसको पूछिए। आप देख सकते हैं मैं चैप्टर देख रहा था कितना बचा हुआ है, तो अभी हम लोगों को 4-5 पेज पढ़ने हैं, यानी 14 पेज है जो हैं, 10 पेज हम लोगों ने पढ़ लिया है, 4 पेज पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट का 2 क्लास होगी उसमें हम लोग आसानी से इस चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको डाउट्स रह गया है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझे कॉल कर करके कोई डाउट्स अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।